सर जीटीओ आप मानोगे नहीं सर, माय जीटीओ वाज नियर परफेक्ट। मुझको पता है। आई नो सर कि उन्होंने अगर किसी ने अगर ये भी बोला होगा ना कि इस लड़के में थोड़ी यहाँ पर कमी है, तो सर माय जीटीओ वुड हैव कि नहीं, इसमें नहीं है कोई। सर माय जीटीओ वाज सो इम्प्रेस्ड कि सर अगर वो चाहता तो मुझे पहले दिन में ही कर देता रिकमेंड। इतना इम्प्रेस हो चुका था सर वो मेरा एचजीटी पीजीटी से, मेरा इतना इम्प्रेस था कि सर लेक्चर 8 के अंदर मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे चारों के चारों टॉपिक नहीं आते थे सर। मैंने वो कार्ड देखा और बाहर गया और जेब में रख लिया था उस कार्ड को, क्योंकि मुझे पता था ये चारों ही नहीं आते मुझे। Any commander, any officer, set to me, even to the peril of my life. तो हेलो एवरीवन, मैं विपुल कुमार शर्मा। आज एक और रिकमेंडेड कैंडिडेट का इंटरव्यू मैं लेके आया हूँ। तो जल्दी से हम ये देखते हैं कि कैंडिडेट है कौन, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा हम क्वेश्चन पूछते हैं सो दैट वी गेट टू नो कि अगले आधा एक घंटे में हमें क्या सीखने वाले हैं और हम किससे सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राजवीरेंद्र, आई वेलकम यू टू एसएसबी साइट। हेलो सर, थैंक यू। ओके, सो राज, पहले मुझे ये बताओ तुम कौन से अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए? सर आई वाज रिकमेंडेड इन 7th अटेम्प्ट, और इससे पहले मेरे 5 स्क्रीन आउट हैं और एक कॉन्फ्रेंस आउट है सर। ओके, और फिर 7th अटेम्प्ट में तुम रिकमेंड हो गए। यस सर। और तुमने एनडीए कितनी बार क्लियर किया है? सर एक भी बार नहीं किया सर। सीडीएस कितनी बार क्लियर किया है? सर एक भी बार नहीं किया सर। और एफकैट कितनी बार की है? सर एफकैट मैंने 3 बार क्लियर किया है सर। तीनों बार निकाल दिए। हाँ सर, तीसरी बार में रिकमेंड हो गया था सर। ओके, सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम राजवीरेंद्र राठौर का आप इंटरव्यू देखने वाले हो, जिसके अंदर ही गॉट रिकमेंडेड इन हिज 7th अटेम्प्ट एंड ही गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 3 एफएसबी गांधीनगर। मैं आपको थोड़ा सा बताया था, बाय प्रोफेशन राज एक फुटबॉल कोच है, राइट। एंड इन्होंने भी जस्ट लाइक आपकी ऐसी ही कहानी है ना। आप लोगों को ये इंटरव्यू इसलिए देखना चाहिए क्योंकि राज में और आप में अंतर सिर्फ एक चीज का होगा इस टाइम पे, नॉलेज, स्ट्रेटेजी एंड डायरेक्शन। 1 घंटा ये इंटरव्यू देखो एंड गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो ना, आप सबको डायरेक्शन की जरूरत है और वो इस इंटरव्यू से आप लोगों को मिल रहा है। सो राज, लेट्स स्टार्ट विद अवर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, राइट। जो तुम्हारा, तुम गांधीनगर में गए, तो ये बताओ कि गांधीनगर में जाने से पहले तुम्हारी कैसी फीलिंग थी कि इस बार क्या हो सकता है, नहीं हो सकता? सर इस बार सर मेरी सेकंड कॉन्फ्रेंस थी सर। सर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर आई नो कि मैं क्यों आउट हुआ था। अच्छा, और इस बार मैंने तैयारी कर ली थी कि बोले कि हाँ कॉन्फ्रेंस तक जाएंगे तो प्रिपरेशन अच्छी ही करके जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या था सर, कॉन्फ्रेंस के बाद के अंदर मैंने प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा फोकस कर दी सेकंड पार्ट ऑफ द एसएसबी पे कि मैं स्क्रीन आउट ही हो गया अगले अटेम्प्ट के अंदर। हाँ। तो फिर मैंने देखा कि हाँ दोनों फेजेस को इम्पोर्टेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर इस बार स्क्रीनिंग की भी उतनी अच्छी प्रिपरेशन करी थी, और सेकंड फेज की तो सर मैंने कंटिन्यूस प्रिपरेशन हमेशा चालू रखी थी सर। और पिछली बार जो मैंने गलतियाँ करी थी सर, इस बार बिल्कुल नहीं दोहराई सर मैंने। तो इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंट था सर। तो अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुमने बोला कि अच्छा इसके पास मैंने सेकंड स्टेज की इतनी तैयारी की, मैं स्क्रीन आउट हो गया, तो तुमने स्क्रीनिंग की तैयारी किस तरीके से की? सर स्क्रीनिंग की सर सबसे पहले तो मैंने फोकस करा कि क्या मेरे हाथ में है। तो मैंने सबसे पहले स्क्रीनिंग प्रोसेस को जिस प्रोसेस में है उसी प्रोसेस में डिवाइड किया है सर। सर वो यार मेरे हाथ में है सर। मैं जितना प्रैक्टिस करूँगा उतना ही रिजल्ट मिलने वाला है सर मुझे। और नरेशन मेरे हाथ में आने वाला है, और स्टोरी राइटिंग मेरे हाथ में। जीडी मेरे हाथ में नहीं है सर। जीडी में कोई सा भी कैसा भी ग्रुप आ सकता है। सो एक डाइसी सा चीज़ होती है सर कि आपको पता नहीं जीडी आपकी कैसी आएगी। जीडी में कुछ भी हो सकता है। तो सर मैंने सोचा कि जहाँ से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वहाँ पर फोकस करा जाए। तो सर मैंने इन 3 चीज़ों पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। हाँ सर कि अगर मेहनत कर रहे हैं तो रिटर्न तो चाहिए चाहिए। तो सर मैंने नरेशन और राइटिंग ऑफ द स्टोरी और ओएआर पे बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर ली। और जब जीडी की बारी आई, लेट्स टॉक अबाउट कि ये तैयारी कैसे की, क्योंकि इस टाइम पे मैक्सिमम लोग पीपीडीटी की तैयारी करते हैं एंड एवरीवन वांट्स टू गेट स्क्रीनिंग बाय हुक एंड क्रोक, राइट। दे वांट टू नो कि यार राज, तुमने कैसे तैयारी की, क्योंकि यार तुम तो 5 बार स्क्रीन आउट हो चुके हो। सर स्क्रीन आउट में तो हाँ सर काफ़ी एक्सपीरियंस है स्क्रीन आउट होने का। तो या मैंने सर ओएआर के अंदर तो सर स्टैंडर्ड है सर। आप ऑनलाइन से काफ़ी सारी
मिल जाएंगी सर आपको शीट्स, जैसे आप OER प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक्स हैं OER की, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपके फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो। और सर अगर आप वेबसाइट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी मैथ्स तो प्रिपेयर हो ही जाती है, तो सर OER आई थिंक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आती है सर बारी PPTT की। अब सर स्टोरी राइटिंग में एक्चुअल में सीन क्या होता है सर कि जब टैट की आप स्टोरीज लिखते हो और PPTT की स्टोरी लिखते हो, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है सर, क्योंकि टैट टैट के अंदर साइकोलॉजिस्ट के पास में थोड़ा टाइम है कि वो आपकी स्टोरीज एक बार पढ़ लेगा। ओके और PPTT में कंसर्न ये होता है कि वो एक बार बस उसको एक हिंट लगना चाहिए, बोले कि हाँ इस बच्चे में कैपेबिलिटी है, दैट ही कैन बी टेस्टेड फॉर द नेक्स्ट 4 डेज। तो आपको बस ये हिंट ही देना है, और ये हिंट मैं अपने एक्शन से देता था सर। मेरे एक्शंस काफ़ी डीप हुआ करते थे, क्योंकि सर हमारे पास 45 सेकंड्स होने वाले हैं, हाँ तो इट्स क्लियर कि इससे ज़्यादा टाइम तो हमें मिलने वाला भी नहीं है। तो एक्शंस मैं फोकस करता था कि एक्शंस क्रिस्प हो, शॉर्ट हो, और कॉमा लगाना भी लिखता था सर मैं टैट की PPTT की स्टोरी के अंदर। हाँ मतलब कि सर वर्ब और ये सब मैं फोकस करता है। SRT वाली स्ट्रैटेजी हाँ सर, SRT वाली स्ट्रैटेजी करता था, क्योंकि सर मेरी एक और प्रॉब्लम थी कि सर मेरी राइटिंग खराब थी और मैं तेज़ नहीं लिख सकता था सर। तो मैंने हाँ इन चीज़ों को अपने जो मेरे ड्रॉबैक्स थे उनको मैंने है ना कहीं न कहीं ओवरकम करने की कोशिश करी, जब मैं टैट की स्टोरीज या फिर PPTT की स्टोरीज लिख रहा था। तो सर मैं एक्शंस लिखता था और कॉमा लगा के जल्दी 4 से 5 एक्शंस लिख देता था, और उनको मैं PPTT में बोल देता था। तो सर मेरी स्टोरीज जनरली 35 सेकंड्स में ख़त्म हो जाती थी सर। मैं कभी भी पूरा टाइम नहीं लेता था सर। ठीक है तो ये चीज़ काफ़ी हैंडी करती है सर PPTT के अंदर। चलो ठीक है। अब रात जल्दी से हम एक काम करते हैं, उस मोमेंट पे आ जाता है कि जब तुम कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए हो, तो वो जो वेट चल रहा था जस्ट बिफोर लाइक साइकोलॉजिस्ट से जो भी असिस्टेंट आते हैं, राइट, वो वेट के टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था? राइट, सारे टास्क हो चुका है, जीटी हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, साइक हो चुका है, बट यू जस्ट नीड टू वेट नाउ। तो क्या चल रहा था उस टाइम? सर वेट बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है सर। सो सर मुझे पता था कि यार वेट तो अपन से होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करते रहना ही पड़ता है। तो सर मैं हेड डाउन करके और खिड़की के बाहर देखने लग गया था सर। खिड़की के बाहर कुछ काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, मैं तो उनको देखने लग गया था। मैं ध्यान देना ही बंद कर दिया था सर कि रिजल्ट आने वाला है या फिर कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है मुझे। तो सर मैं बाहर देख रहा था, और सर कहीं ना कहीं आपको है ना भनक लग जाती है कि यार इस बार अपन ने अच्छा किया है और इस बार हो सकता है। तो सर आई वॉज रिलैक्स, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज रियली रिलैक्स एट दैट मोमेंट। तो ये उम्मीद लग गई थी कि हो जाएगा। तो फिर साइकोलॉजिस्ट आए, उनके आता है डेफिनेटली जिस तरीके से लाइक दिस इज द पेपर आई हैव, ही विल बी हैविंग अ पेपर इन दिस हैंड। बताओ यार, वो मोमेंट बताओ यार, क्या था? सर हमारे जो ऑफिसर्स आए, असेसर थे, आए और उन्होंने फाइल खोली और उन्होंने वही जो स्टैंडर्ड भाषण होता है वो दिया कि आप में कैपेबिलिटी है, कभी हो सकता है आप एक्सप्रेस ना कर पाए हो, बट यू आर ऑलवेज वेलकम टू अगेन, और वही सब दिया। तो मैं तो बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था यार कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, दिया तो अच्छा ही है, हाँ, कोई बात नहीं होगा तो अगली बार फिर आ जाएंगे, क्या दिक्कत हो रही। हाँ, फिर तो सर उन्होंने जैसे ही मेरा नंबर बोला, बोले कि चेस्ट नंबर 46, मैं 2 सेकंड तक तो सिर्फ बैठा हुआ था सर। मेरा पूरा का पूरा ग्रुप मुझे बोल रहा है, "अरे खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो।" मैं खड़ा हुआ, और सर मैं फेस शील्ड लगा, मैं 2 बार तो फेस शील्ड ऐसे कर रहा हूँ, लगी नहीं रही सर वो फेस शील्ड मेरी। खड़ा हुआ, फेस शील्ड नहीं लग रही, और उधर रोल नंबर और वो बोलना होता है सर नाम। तो मैं वो बोला, और सर AFSB की सबसे फ्री AFSB में सर वो एक आयल है सर, जिससे आप स्टेप्स नीचे उतरते हुए जाते हो सर। हाँ, तो सर वो फीलिंग सर बहुत बढ़िया आती है सर, कि आप है ना ऊपर बैठे होते हो और आप स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते हो, पोडियम पे पहुंचते हो, जब तक सारे के सारे लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। तो वो सबसे बढ़िया फीलिंग होती है सर। गांधीनगर के अंदर सर वो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी सर। और थोड़ी देर तक तो सर मैं बस ऐसा ही था कि क्या हो रहा है मेरे आसपास में, कौन है, बस ऐसे था सर। ओके। तो फिर फोन सबसे पहले किसने किया? सर सबसे पहले तो मम्मी को फ़ोन किया सर मैंने, और मम्मी को बस मैंने इतना बोला, मम्मी हो गया। और मेरी मम्मी, हाँ बस इतना ही बोला, और मम्मी बोली ठीक है। मम्मी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और मैंने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन मुझे पता था कि मम्मी रोना चालू कर चुकी है। मम्मी ने बस इतना बोला ठीक है। मम्मी ने बस इतना बोला ठीक है। मैंने कहा मम्मी हम बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। हाँ,
तो सर बस इतना ही इंटरेक्शन हुआ था सर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता था कि मेरी मम्मी रोने लगती है और बस हो चुका है जो मम्मी को। अब फिर उसके बाद के अंदर तो सर पूरे घर को पता चल गया था। बस इतनी कन्वर्सेशन हुई थी, बाद के अंदर जाके सर आगे कन्वर्सेशन हुई थी। बाकी मेरे दोस्त बैठे हुए थे सर, बाकी फ़ोन पे बैठे हुए थे सर वो सारे के सारे। मेरा फ़ोन जैसे ऑन हुआ था मुझे कॉल आ गया था सर, और उन्होंने फ़ोन, मैंने जैसे उनका फ़ोन उठाया, उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये कही, "हो गया ना?" मैंने कहा, "बोले ठीक।" बस अरे मतलब फीलिंग ही डिफरेंट होती है ना उस टाइम पे। चलो सर समझ में नहीं आ रहा था सर उस टाइम कि क्या हो रहा है। चलो ठीक है, अब मुझे पता है कि जो व्यूअर्स इस टाइम पे देख रहे हैं वो भी चाहते हैं सेम ऐसी फीलिंग एक्सपीरियंस करें। बट यस गाइस, अब बस आधा घंटा और एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, राइट? तो मेरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमसे राज ये है कि तुमको क्या लगता है कि इंटरव्यू, साइकोलॉजी एंड जीडीयू तीनों में से तुम्हारे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सर ऐसे तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बट आई फील कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिकमेंडेशन। क्योंकि सर जनरली इंटरव्यूइंग ऑफिसर सबसे सीनियर होता है। जनरली जनरल सेंस में देखा जाता है तो वो काफ़ी सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है। और दूसरा कि सर वो आपको है ना बहुत ही अच्छी तरह से उस 30 मिनट 45 मिनट्स के अंदर ही जज कर लेता है सर। बाकी सबके पास टाइम होता है सर आपको जज करने का। तो उसकी जो असेसमेंट पावर होती है वो जनरली बहुत अच्छी होती है सर। सो आई फील कि उसका जो वर्डिक्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट होता है सर। इवन मैं भी इसी बात से एग्री करता हूँ। बट यार राज, फिर पूरे भारत देश में ये क्यों बात फैली हुई है कि यार सबकी साइकोलॉजी पे वीक है? सर क्योंकि सर हमें पता नहीं होता ना सर हमने साइकिल परफॉर्म कैसा किया है। तो क्या, यही सबसे बड़ा रीज़न है। तो सब लोग का सोचना ये सही है कि मतलब कि उनकी साइक वीक है भी या नहीं है? सर किसी की साइकोलॉजी वीक नहीं होती है सर। साइकोलॉजी वीक होने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर कि आप मेंटली अनस्टेबल है? ये सर साइक तो सबकी ठीक होती है सर, साइक किसकी प्रॉब्लम होती है? सर एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आ सकती है सर। और सब लोग ये बोलते हैं ना कि सब लोग का एसएसबी की तैयारी में तो एक ही तो काम करता है, स्टोरी लिखना। नहीं, सर एक्चुअली मेरे हिसाब से ये सीन है कि जब आप साइक की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हाँ। आप डायरेक्शन लेस होते हो। हाँ। तो उसीलिए हमें लगता है बोले कि यार जीटीओ के अंदर तो मैंने अच्छा कर दिया, और इंटरव्यू के अंदर भी वो मुझे बहुत हंसी हंसी मजाक से इंटरव्यू निकल गया मेरा। वो बड़ा बड़ा प्यार से बात कर रहा था मुझसे। हम ये सोचते बोले कि सब कुछ बढ़िया है। और साइक में हमें नहीं पता कि हमने कैसा परफॉर्म किया, और ना हमें कोई पता चलता है कि हमने कैसा हुआ है वहाँ पर और कैसा गया है सारा का सारा प्रोसेस। तो हम ये सोचते हैं बोले कि हाँ वहाँ हमें पता नहीं चला तो वही प्रॉब्लम होगी, बाकी जगह तो अच्छा ही गया है सब कुछ। चलो तो ठीक मुझे है, लगता है यही एक बहुत प्रॉब्लम। आई गेट इट। सो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है राज, जैसे कि रैंक योर परफॉर्मेंस, राइट? शायद तुमसे पूछा गया होगा, पूछा गया था क्या ये क्वेश्चन तुमसे? नहीं सर मेरे से ये पूछा गया था कि इस बार क्या डिफरेंट किया। चलो इस क्वेश्चन में मैं आऊंगा, बट अगर जैसे बहुत बार कॉन्फ्रेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैंक योर परफॉर्मेंस ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, तो व्यूअर्स का क्वेश्चन ये होता है कि हमको इसका आंसर किस तरीके से देना चाहिए। तो राज, व्हाट डू यू थिंक, किसका आंसर क्या होना चाहिए अगर कोई पूछता ना कि रैंक योर परफॉर्मेंस इन द करंट एसएसबी? सर ऑनेस्ट आंसर देना चाहिए। इसका तो कोई वो ही नहीं है कि अगर आपको लगता है आपने 10 और 10 दिया है देन गो अहेड एंड टेल 10 और 10 दिया है। और ये मत कहो कि 10 और 10 दे दिया। हैव फैक्ट, उसको सपोर्ट करने के लिए ना बोलो कि सर मैंने 10 और 10 दिया है, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैंने यहाँ यहाँ अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर आपको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं आपने लैग किया है तो आप बोलो कि हाँ सर मुझे लगता है मैंने जीटीओ में यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता है सर 10 और 8 मान लो सर आप उसको। तो सर हमेशा फैक्चुअल बेसिस पे बात करनी चाहिए सर। बट अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल कि लोगों को पता नहीं कि सर कि एक कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट? सो इन दैट केस वो तो हमेशा एक नंबर डिडक्ट करते हैं। सो इज इट अ राइट वे और नॉट? सर अगर उन्हें लगता है कि देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली उनको करना चाहिए। जैसे मुझे लगता था कि मैं दूसरा थिंग इज दे विल ऑलवेज फील लाइक कि दे विल, हम हमेशा कहेंगे देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो अपने आप को कभी 10/10 देंगे ही नहीं। इसमें क्या करें तो? सर अगर आपके 10/9 इनफ है रिकमेंडेशन के लिए तो अच्छी बात है सर। अगर आपको 10/9 पे भी रिकमेंड हो जाता है हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो 10/9 भी ले सकता है। चलो ठीक है, ओके। सो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप लोगों से जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन योर रिकमेंडेशन वाला जो एसएसबी, राइट, एंड योर प्रीवियस, क्योंकि तुमने एक ही कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और दूसरे में तुम रिकमेंड किया। तो मुझे ये बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या था तुम्हारे? सर
ऑनेस्टली मेरे 3 स्क्रीन आउट हो चुके थे सर, पहली कॉन्फ्रेंस से पहले। तो सर मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन था सर। आई नो कि यार स्क्रीन आउट हो रहे हैं, स्क्रीनिंग ही नहीं हो रहे, रिकमेंड कैसे हो? तो जब मेरे पहली कॉन्फ्रेंस आई तो ऐसा था कि यार अब क्या करें? ये तो स्क्रीनिंग हो गया, पर उम्मीद नहीं थी स्क्रीनिंग हो जाएंगे, अब क्या करना है? तो ये कंडीशन थी सर। तो जो मैंने प्रीवियस प्रिपरेशन कर रखी थी, वो उसी बेसिस पे मैं गया था सर अपनी पहली कॉन्फ्रेंस के अंदर। सो आई नो सर मेरी बहुत बुरी हालत कर दी थी सर मेरे इंटरव्यू ऑफिसर ने, और मुझे सर फील करवा दिया था उन्होंने कि वाई आई एम नॉट सूटेबल टू गेट रिकमेंडेड। वो सर मुझे पता था कि अगर कुछ किसी ने रिकमेंड करा ना करा, इसने मुझे रिकमेंड नहीं किया। तो फिर क्या किया था सर? सर पहले तो सर उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू हिंदी में लिया, तो मैं तो बहुत ही कंफर्टेबल हो गया, बोले कि वाह चलो हिंदी में इंटरव्यू लिया। सेकंड उन्होंने मुझे वाई, हर चीज़ पे वाई पूछा था। बोले वाई वाई ये क्यों किया, वाई तुमने इस क्लास में ये क्यों लिया, इस और तुम्हारा सीडीएस क्यों नहीं क्लियर हुआ, तुम्हारा एनडीए क्यों नहीं क्लियर हो रहा, तुम ये स्क्रीन आउट कैसे हो रहे हो हर जगह जाके। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था सर। और जब उन्होंने मेरे से ये पूछा कि तुम्हारा सीडीएस क्यों नहीं क्लियर हुआ, तो सर मैं ये गिनाने लग गया कि मैंने कितने एफर्ट मारे क्लियर करने के लिए, कि मैम मैंने इंग्लिश में ये किया, और जीएस मैंने ऐसे इम्प्रूव करी, मैथमेटिक्स में मैंने ये मेहनत करी। एट देन उन्होंने एक चीज़ कही मेरे को, बोले कि राज लिसन, रिजल्ट मैटर करते हैं, और फोर्सेस एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर रिजल्ट ही देखेंगे लोग तेरे। एफर्ट्स तो कितना भी मार ले, अगर तेरे पास रिजल्ट्स नहीं है ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया। तो उस वक्त मैं समझ गया था, बोले कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर काफ़ी अच्छे मूड में। इसमें तो मना करते हैं कि भैया हम तो नहीं देने वाले। ठीक है। सर हाँ सर, उस वक्त मुझे लग गया था, बोले कि हाँ आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। उस समय मुझे ये नहीं लगा था, आई वॉज नॉट डिमोटिवेटेड, बट हाँ मुझे ये फील हो गया था, बोले कि हाँ मेहनत करनी है, और हो सकता है अगर हम यहाँ तक आ सकते हैं तो आगे भी जा ही सकते ओके, और इस बार वाले इंटरव्यू में क्या था? हैं। सर इस बार वाले इंटरव्यू के अंदर सर इट वॉज अ 45-minute इंटरव्यू, बट इट फेल्ट लाइक अ 15-minute इंटरव्यू। इतना स्मूथ गया था सर, सब बहुत स्मूथ गया था सर। पहले तो सर एट दैट मोमेंट वर्ल्ड कप वाज गोइंग ऑन, वर्ल्ड कप चल रहा था। तो सर एज ऑब्वियस सी बात है, मेरा फुटबॉल बैकग्राउंड था, और प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड थे सर वो, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और ही वाज आल्सो फुटबॉल एंथुसियास्ट। तो सर उन्होंने पहला सवाल आते ही मेरे से पूछा, पोर्चुगल नॉकआउट कैसे होगी? पोर्चुगल हार गई थी सर वर्ल्ड कप। तो सर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जनरली जब भी मेरे से सवाल पूछे जाते हैं फुटबॉल के, तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं सर, कि फील्ड की लंबाई बताओ, फुटबॉल के अंदर क्या क्या होता है, और बहुत ही लो लेवल क्वेश्चंस होते हैं सर, जो कोई भी गूगल पे देख सकता है सर। उन्होंने जैसे ही देखा फुटबॉल कोच वाला सीन है, तो वो फॉर्मेशन पे चले गए सर, अच्छा, कि कौन सी फॉर्मेशन थी, और बहुत डीप चले गए सर स्टैट कि कौन सी फॉर्मेशन में खेल रहे थे। और उनका पहला सवाल ये था कि पोर्चुगल आउट क्यों हो गई, पोर्चुगल आउट कैसे हो गई। तो सर मैंने कहा कि सर पोर्चुगल की जो टीम है वो डिफेंसिव माइंडेड खेलती है, उनका जो कोच है वो डिफेंसिव माइंडेड खिलाता है, लेकिन बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे क्लब लेवल पे अटैकिंग माइंड फुटबॉल खेलते हैं सर। तो अब वो आते हैं और यहाँ पर डिफेंसिव माइंडेड खेलते हैं, और वहाँ पर वो पूरे साल अटैकिंग माइंडेड खेल रहे हैं, तो सर वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती। दो सर वो मेरे से वहाँ पर बहस हो गई सर सर उन्होंने, क्योंकि सर उससे एक मैच पहले पोर्चुगल ने काफ़ी अच्छे गोल मार्जिन से मैच जीता था सर, आई थिंक 6 गोल मारे थे सर पिछले वाले मैच में। तो उन्होंने कहा डिफेंसिव माइंडेड टीम और 6 गोल मार दिए। तो मैंने कहा सर ये अटैकिंग टीम सारी इंस्टिंक्ट अटैकिंग है, बट जो फॉर्मेशन है ना सर वो पूरी डिफेंसिव है, और काउंटर अटैक पे खेला गया सर। काउंटर अटैक पे तो 6 क्या सर और भी गोल हो सकते हैं। तो सब वो कन्विंस नहीं हुए वहाँ पर, और उन्होंने कहा चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बताओ ब्राज़ील कैसे हार गई? ब्राज़ील भी हार गई थी सर। तो उसका तो सर मैंने साफ साफ कह दिया कि सर ब्राज़ील ने अंडर एस्टिमेट किया है सर अपने ऊपर। ब्राज़ील एक बहुत अच्छी टीम है और कोच भी बहुत अच्छा है। तो सर वहाँ से तो निकल गया मैं जैसे तैसे करके। फिर सर उन्होंने और डीप में जाने लग गए सर, फॉर्मेशन पूछने लग गए मेरे से कि अच्छा और कौन कौन सी फॉर्मेशन होती है, और डीप में जाते गए सर। मेरा आधे घंटे तक सर फुटबॉल में इंटरव्यू चला था। क्या बात कर रही? सर बहुत डीप गए सर वो फुटबॉल के अंदर। तो उन्होंने सर बहुत ही कुछ पूछ लिया मेरे से
हाँ, सर वो भूल ही गए थे कि और भी चीज़ों पे सवाल पूछने। अच्छा, फिर इतना इंटरेस्टिंग हो गया सर। फिर उनको थोड़ा याद आया कि हाँ, और भी सवाल पूछने। अच्छा उनको अच्छा, हाँ सर। अच्छा उनको नहीं पता। अच्छा ठीक है। तो सर फिर उन्होंने फैमिली का पूछा था। फिर फैमिली पे उन्होंने काफ़ी डीप गए सर। वो उन्होंने फैमिली से रिलेटेड जो CIQs होते हैं जो नॉर्मल, वो पूछते गए। और आखिर के अंदर जब 5 मिनट बचे थे, तब उन्होंने कहा, बोले कि चलो करंट अफेयर्स ही पूछेंगे। अच्छा, फिर उन्हों- तब उन्होंने करंट अफेयर्स पूछे और मैं कुछ भी पढ़ के नहीं गया सर। तुम्हें करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं पता? कुछ भी नहीं होता था सर मुझे। उन्होंने मेरे से कहा, बोले कि करंट अफेयर्स में अपडेट कैसे रखते हैं खुद को। तो मैंने कहा सर मैं तो यूट्यूब से ही रखता हूँ, जो अपडेट रखता हूँ, बोले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। लेकिन नहीं सर। और सब कॉन्स्टेंटली आई वाज स्माइलिंग। ऐसी बहुत सारी जगह थी जहाँ पर मैंने कहा सर कि आई डोंट नो। और बहुत सारी जगह थी जहाँ पर मैंने सर को कहा कि सर बाद में पढ़ के बताऊंगा सर, ऐसा ही। तो आई वाज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग, और ही वाज कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात, बाद में बता देना। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे तो सर वी बोथ वर लाफिंग। क्यों? इतनी खराब करंट अफेयर्स। अच्छा, इतनी कर सर उन्होंने मेरे से पूछा कि 4 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स के नाम बताओ। हाँ। मैंने 2 बताए। हाँ। और फिर उन्होंने बोला और, मैंने कहा और नहीं पता सर। बोला चल इनके ओरिजिन बता दे। मैंने एक का ओरिजिन बताया और दूसरे बोला नहीं पता सर। बोले और कुछ पता है को उसके बारे में? मैंने बोला नहीं पता सर। बस इतना ही आता है मुझे। फिर उन्होंने कहा करंट अफेयर्स बता दे। मैंने कहा सर रशिया यूक्रेन। जैसे मैंने बोला रशिया यूक्रेन, उन्होंने बोला नहीं रशिया यूक्रेन नहीं, और कुछ बता। मैंने बोला G20 में उन्होंने कुछ सवाल पूछे, और वो थोड़े बहुत आते थे सर, क्योंकि थोड़ा सा एक दिन पहले बच्चे काफ़ी सारे बैठ के सर, मैराथन यही चल रही थी सर करंट अफेयर्स के ऊपर। बच्चे सारे बैठ गए थे सर, और ये आता है मुझे, ये आता है मुझे, वो आता है, सब बताया तो सुन लिया था सर, और वही जाके बता। फिर उन्होंने बोला और, मैंने कहा था और नहीं आता सर। बस इतना ही था सर मेरा करंट अफेयर्स और डिफेंस था। हाँ, बस इतना ही था पूरे इंटरव्यू के अंदर सर। बाकी सारा का सारा फैमिली पे और फुटबॉल पे चला। कोई कैसे? हाँ सर। चलो ठीक है। तो बेसिकली मतलब कि अब मुझे एक बात बताओ कि इंटरव्यू जैसे तुमने बोला इंटरव्यू प्लेज अ वेरी बिग रोल इन द सिलेक्शन, राइट? सो अब बाकी व्यूअर्स जानना चाहिए कि यार राज आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? लाइक टेल अस योर स्ट्रेटजी, अपने स्केड्यूल के बारे में बताओ ताकि हमारा भी इंटरव्यू इतना स्मूथ चले जाए। उनको क्या टेक्निक फॉलो करनी चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर प्रिपरेशन फेज के अंदर। या अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती है ना, तो एक्सेप्टेड कि आपको चीज़ नहीं आती, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर होगा कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको नहीं आता। हाँ। दैट्स श्योरिटी है सर वहाँ पर। तो वो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहो। वहाँ होगा, ऐसा होगा कि कभी कभी आपका मोरल भी डाउन हो सकता है, कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसपे वो कहेगा यार तुम्हें ये भी नहीं आता। तो उसके लिए तैयार रहो बस हमेशा। और जब प्रिपरेशन फेज की बारी आती है, तो सबसे पहले तो सर अपना PIQ उठाओ। वही है सर, वो कुंडली है सर आपकी। अगर आपने PIQ कर लिया, तो सर आपका इंटरव्यू खत्म है सर। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके PIQ से बाहर आने वाला है, और आप जो बोलोगे वही वो पूछने वाला है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ उसने सब पूछ लिया। और अगर पूछ भी लिया तो बोल दो सर नहीं आता सर। वो भी ये बोलेगा ठीक है बेटा कोई बात। ओके। तो मतलब अच्छा फिर थोड़ा और स्ट्रेटजी बताओ और क्या क्या लोगों को करना चाहिए व्यूअर्स को इंटरव्यू के लिए? सर इंटरव्यू के लिए तो सर PIQ जो मैंने कहा सर, आप खुद को PIQ के शुरू से उन्होंने PIQ बना लिया, उसके बाद सर फिर उसके अंदर हम टाइम आ गया है कि आप उसको डिग डीप करें थोड़ा सा। कि जैसे कि आप अपने स्टेट के बारे में, अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो पूरी तरह थॉरोली आप जानें। उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसकी सब प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उस आपकी स्टेट की प्रॉब्लम क्या है, आपकी स्टेट को कौन कौन सी बॉर्डर लगती है। जैसे राजस्थान है सर, तो राजस्थान के लिए एयरफोर्स के लिए राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट जगह है सर। तो मैंने उसकी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करती है, ओके। कौन कहाँ कहाँ उसके बेसिस है एयरफोर्स के। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आप बेयर मिनिमम है जो आपके लिए आपसे मांगेंगे वो लोग। और फिर उसके बाद के अंदर आप थोड़ा और आगे जाओ तो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया, वो आपको आप थॉरली पता होना चाहिए कि आप क्यों कोई चीज़ करी है आपने। अगर आपने 10th के अंदर इतने मार्क्स लाए हो आप, और वो 12th में गिर गए, तो वो क्यों गिर गए। आपके पास में स्ट्रॉन्ग बैकिंग होनी चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए कि हाँ सर इस वजह से वो मेरे मार्क्स गिर गए। फिर आपके कॉलेज के अंदर आपने अगर कोई सब्जेक्ट चुना है तो क्यों आपने चुना है वो सब्जेक्ट।
और एकेडमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके ऊपर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर आप और पीआईक्यू के अंदर और थोड़ा डीप करेंगे तो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई और आपकी पोजीशंस जो आपने होल्ड करी, आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट, अगर आपने कुछ पीआईक्यू में लिखा है तो बेसिकली जो भी पीआईक्यू में चीज लिखी है उसके उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको पता करनी चाहिए, आपके फेवर में जाएगी। यस सर। ठीक है, साथ में व्यूअर्स मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आप अपनी क्वेश्चंस तो बनाओ, बट ये क्वेश्चंस की लिस्ट बना के आप लोग प्लीज किसी को भी दो और उसको बोलो कि मुझसे क्वेश्चन पूछे, या अपने में प्रैक्टिस करो, देखना यू विल लव इट। अब मुझे ये बताओ कि एक क्वेश्चन कि जैसे तुमने एसएसबी साइक से गाइडेंस की, सो व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग दैट यू लाइक अबाउट एसएसबी साइक? सर एसएसबी साइक बहुत ही नेचुरल था सर। द बेस्ट थिंग वाज कि बहुत नेचुरल था सर। बाकी अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो तो देयर इज़ अ कर्नल जिससे आप कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर पाते सर। वो एक बैरियर रहता है सर एक स्टूडेंट का और एक कर्नल का, कि दैट ही इज़ अ कर्नल और एक लिमिट में रहना होता है उन्हें कि कर्नल है, इतना नहीं बोलना, इससे कम बोलना, ये सवाल पूछ लिया तो डांट दिया जाएगा, ये सवाल नहीं पूछना। तो एक वो लिमिट रहती है और आप थोड़ा-सा है ना आप अंदर रहते हो, अपने शेल के अंदर रहते हो। बट एसएसबी साइक में था सर कि थोड़ा है ना बहुत ही चिल एनवायरनमेंट था। तो अगर आपने कोई फालतू सवाल पूछ भी लिया है तो कोई बात नहीं कि फालतू सवाल सभी पूछते हैं। तो एक फालतू सवाल ठीक है, कोई बात है। तो सर और काफ़ी रिलैक्स एनवायरनमेंट था सर। वही एक चीज़ थी जो शायद मैं लैग कर रहा था अपने प्रिपरेशन के अंदर कि थोड़ा रिलैक्स एनवायरनमेंट चाहिए था। कि अपनी प्रिपरेशन थोड़ी ऐसे लोगों के बीच में रखना जो आपको सपोर्टिव दें, सब सपोर्टिव रहें और काफ़ी रिलैक्स तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाएँ। तुम्हें सबसे बेस्ट कौन क्या क्या पार्ट लगा एसएसबी साइक में? साइक, इंटरव्यू, जीटीओ, एक ही बताना है। और सर क्यों? मुझे जीटीओ लगा सर। पर यार मेरे पास आउटर फील्ड ही नहीं है। सर जीटीओ आप मानोगे नहीं सर, माय जीटीओ वाज़ नियर परफेक्ट। मुझको पता है। आई नो सर कि उन्होंने अगर किसी ने अगर ये भी बोला होगा ना कि इस लड़के में थोड़ी यहाँ पर कमी है, तो सर माय जीटीओ वुड हैव कि नहीं, इसमें नहीं है कोई तो। सर माय जीटीओ वाज़ सो इम्प्रेस्ड कि सर अगर वो चाहता तो मुझे पहले दिन में ही कर देता रिकमेंड। इतना इम्प्रेस हो चुका था सर वो। मेरा एचजीटी, पीजीटी से मेरा इतना इम्प्रेस था कि सर लेक्चरेट के अंदर मुझे कुछ नहीं आता था सर। मुझे चारों के चारों टॉपिक नहीं आते थे सर। मैंने वो कार्ड देखा और बाहर गया और जेब में रख लिया था उस कार्ड को, क्योंकि मुझे पता था ये चारों ही नहीं आते मुझे। सर एक्चुअली में काफ़ी हार्ड थे सर वो, एक्चुअली में देखा जाए तो आउट ऑफ द बॉक्स आ गए सर वो। अब सर उसमें था कि और सर 3 का तो मतलब ही समझ नहीं आया मुझे। और एक का मतलब समझ में आया, वो भी था अर्बन जंगल। अब मुझे ये नहीं पता कि अर्बन जंगल क्या होता है। मैं सोचा अब करना क्या है इसके अंदर। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ सर, और वो जो उनके साथ में एक सबॉर्डिनेट होते जो जीटीओ के, वो मेरे को देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ ऐसे बैठा। उनको पता चल गया कि मुझे कुछ नहीं आता सर, क्योंकि मैंने देख के जेब में डाल लिया लेकिन नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं सर, आपने जो कुछ ट्रिक्स बताई थी सर, जो लास्ट क्लास थी हमारी लेक्चर 8 की, कि लिसन केयरफुली, आपसे जो पहले गए हैं और आपसे जो बाद में आते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपके टॉपिक से कुछ ना कुछ रिलेटेड बोलेंगे वो लोग, तो उस चीज़ को पिक करो वहाँ से। और सर एक्चुअली एक दिन पहले मैंने अपने जो जितने भी मेरे ग्रुप में थे उनके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन कर लिया। वो कहाँ से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, तो सर वो चीज़ें रिलेट करके मैंने मेरे लेक्चरेट को बनाया था सर। जैसे कि मैंने अर्बन जंगल था तो मैंने अपनी समझ के हिसाब से बोलना था सर वहाँ पर कि जो कॉन्क्रीट हो, जैसे कॉन्क्रीट के जो घर बने हुए हैं, यही आजकल का अर्बन जंगल है सर। ये जो घर बने हुए हैं और जितने ये हमने पूरे पेड़ काट दिए हैं और जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रखा है, इसी के ऊपर मैंने सर पूरा यूज़ किया था। तो सर वहाँ पर एक लड़का था, वो बैंगलोर से था सर। तो मैंने बैंगलोर का एग्जांपल दिया था, बोले कि बैंगलोर के अंदर जैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और एक दिल्ली से था सर, मैंने दिल्ली का एग्जांपल दिया था, बोले कि ये सारा का सारा दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है उसकी वजह ये। तो मैंने ऐसा कनेक्ट करके बोला था ना सर, तो सब सुन रहे थे सर। और फ्लो बहुत सिंपल जा रहा था, बहुत ही इजी गोइंग लेक्चरेट था सर। मुझे कुछ भी नहीं आता था सर लेक्चरेट में, फिर भी मेरा लेक्चरेट वाज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि सर वो आपने जो ट्रिक्स बताई थी स्पेशली। तो व्यूअर्स समझ गए ना व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट एसएसबी साइक, राइट? चलो एनीवेज, अब मुझे ये हम आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से हम ना साइक पे हिट करते हैं, राइट? साइक पे हिट करते हैं। जैसे हमारे पर मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उनकी तो कंप्लेन ही तो ये कि उनकी साइक पार्ट वीक है, राइट?
सो मैं पहले क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा साइकोलॉजी कैसे गया? सर मेरा साइकोलॉजी एक्चुअली एक्सपीरियंस ये था कि जब टैट स्टोरीज लिखी मैंने, तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि थीम्स बहुत ही सिंपल बनानी है, बहुत ही नेचुरल थीम्स आनी चाहिए, बट एक्शंस के अंदर मैं थोड़ा एफर्ट करूँगा और बहुत ही सिंपल सिंपल स्टोरीज बनाऊंगा। यही मेरा ऑब्जेक्टिव था। तो इससे क्या होता है कि सर मेंटली इतना स्ट्रेस नहीं आता सर। वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है सर वहाँ पे जब बैठे हो। जैसे रिपीटर्स जब ये एक्सपीरियंस सुन रहे होंगे, सो दे वांटेड टू नो कि ये सिंपल क्या है, मतलब 2-3 एग्जांपल दो ना कि व्हाट यू मीन बाय सिंपल स्टोरी। सर मैं बताता हूँ सर कि एक फोटो थी सर 3FSB के अंदर, जिसमें से एक होल था, एक ब्लैक होल था जिसमें से हाथ बाहर आ रहा था अच्छा। सर। दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर मैं कहूँ तो सर, और जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आई थी। हाँ, एक ब्लैक होल था और उसके हाथ बाहर निकल के आ गए, इसमें लोग कोई क्या लिखे है? हाँ, और पूरा पीछे का बैकग्राउंड वाइट एकदम, बस होल में से बाहर आ रहा। तो सर आधे ज्यादा लोगों ने सर रेप, अवेयरनेस, पता नहीं क्या क्या सर स्टोरी, एक्सीडेंट, और वो सबने बहुत ही ज्यादा नेगेटिव स्टोरीज बना रखी थी उसके ऊपर। हाँ। मैंने ये बनाया कि सर दिवाली पे टंकी साफ कर रहा है मेरी ये स्टोरी थी सर उसके ऊपर, दिवाली पे टंकी साफ कर रहा है। और मेरी स्टोरी का थीम ही यही था कि दिवाली है, तो वो घर पे आया हुआ है और मम्मी के साथ में मिलके, अपनी पूरी घर के साथ मिलके सफाई कर रहा है, और उसने दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी। ये बहुत सिंपल थीम था सर, लेकिन बाकी सब ने इतना नेगेटिव थीम बनाया था सर उसके ऊपर कि सर वो चीज़ मुझे लगी, बोले कि हम लोग नेगेटिव बिना फालतू बना रहे हैं सर स्टोरीज को। हाँ। बहुत ही सिंपल स्टोरीज है सर। तो मैंने सर यही फोकस करा था। और एक और स्टोरी थी सर जिसके अंदर एक गाड़ी आ रही थी सामने से, और दोनों साइड में जंगल था सर, रोड थी, दोनों साइड में जंगल था, काफी पेड़ पौधे थे, और एक लड़का अचानक से उस गाड़ी के सामने आ रहा था। अच्छा। तो सर उधर भी लोगों ने काफी कुछ बनाया कि उसका दोस्त है, उसको भालू खा गया, सांप खा गया सर उसके दोस्त को, और वो खो गए जंगल के अंदर। ऐसे नेगेटिव नेगेटिव स्टोरीज बन रही थी सर वहाँ पे सारी की सारी। और मैंने ये बनाया, बोले कि वो एग्जाम देने जा रहा है और लेट हो गया बस। यार एक बार होता, अब यहाँ पे लोग सब लोग कमेंट करेंगे यार ये भाई राज तो गलती से सेलेक्ट हो गया, वो तो ऐसा बोलने लग जाएंगे। बट राज उनको समझा कि तू सही क्यों है, जो वीडियोस देख रहे हैं उनको पता कि व्हाट्स अ लॉजिक, व्हाई यू आर राइट। सर प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट करने की क्या जरूरत है? अगर आपको दिख रहा है कि, मान लो चलो, मैं सर हमेशा अगर मुझे कोई नेगेटिव स्टोरी दिखती है तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अपने आप को उस जगह रखूँ। और मेरी लाइफ के अंदर ये इंसिडेंट अगर नहीं हुआ, जैसे मान लो सर कि मेरे तो कोई दोस्त को भालू कभी खाया नहीं, हाँ। मैं क्यों भालू बना रहा हूँ सर उसके अंदर? मैं लेट हुआ हूँ सर, मैं लेट हुआ हूँ, मैंने लिफ्ट ली है, ये मेरी स्टोरी है सर। तो ये चीज़ तो मेरी साइक के अंदर से ही आ रही है ना सर। अगर मैंने किसी कोचिंग वाले की पढ़ी होती सर, तो सर डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है सर कि उसके साथ बात कुछ ना कुछ, क्योंकि सर जंगल दिख रहा है साफ साफ। हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों की नेचुरली साइक वहाँ पे जाती है। तो मैं सर जब भी नेचुरल कोई नेगेटिव स्टोरी होती है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरी लाइफ से ऐसा कब हुआ था। मैं जब पेपर ये स्टैट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक स्टोरी थी सर जिसके अंदर एक एक आदमी ने दूसरे आदमी की कॉलर पकड़ रखी है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, एक स्टोरी है सर। तो सर उस पे मैं मेरे दोस्त के साथ जब प्रिपरेशन कर रहा था, डिस्कशन चल रहा था कि सब यूजुअली क्या बनाते हैं कि थर्ड कोई बाहर से कोई हीरो लेके आएंगे, कि बाहर से कोई हीरो लेके आ जाए। हाँ। तो सर मेरा प्लान ये था कि यार अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन लेनी है तो मैं खुद ही ले लेता हूँ ना। हाँ। क्यों नहीं हूँ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, मैं क्यों ना हैंडल करूँ स्ट्रेस को, क्यों मैं किसी बाहर से लेके आऊँ? क्योंकि सर जो हीरो होता है वो आप ही होते हो, है ना? तो सर मैं ये कोशिश करता हूँ कि जिसकी कॉलर पकड़ी गई है, हाँ। मैं ही हूँ वो। और अच्छा। कौन, हाँ, और कौन, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि कोई इंसान मेरी कॉलर पकड़ सकता है? वहाँ से मेरी सर प्रिपरेशन शुरू होती थी सर टैट की। वहाँ से मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था। जैसे कि सर मैंने एक नोटिस किया था सर, बैंक के अंदर हुआ था सर साइंस पे, एक अंकल थे, उनके फ्रॉड हो गया था सर। हाँ। तो उनको काफ़ी फ्रॉड हो गया था, तो सर वो आ गए थे सर इस कंडीशन पे कि वो हाथापाई पे आ जाए। तो उन्होंने, है ना, जो क्लर्क था उसके साथ में ऐसा ही बिहेव किया था। वाओ, दैट्स तो सर वहाँ कि मैं वहाँ से ऑब्जर्व किया, बोले कि हाँ यार, अब देखा जाए तो क्लर्क के अंदर ऑफिसर में क्वालिटी ज़्यादा है। अगर वो यहाँ से सिचुएशन हैंडल कर सकता है, हाँ। क्लर्क बेटर पोजीशन में है कि वो दिखा सकता है कि क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए उसकी।
तो सर मैं हमेशा कोशिश करता था कि अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रखूं जब डैड की स्टोरीज लिखता था। वाओ, दिस इज रियली गुड। मेरे ख्याल से गाइस ये बहुत अच्छे व्यू राज ने दिया है, क्योंकि जनरली हम लोग मैक्सिमम या तो मारने वाला बनते हैं या तो हम कहीं और से बाहर से लेके आते हैं, बट राज बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। गुड। सो राज, मुझे एक बात बताओ, तुमने कितनी एसआरटीज थी? 32। यार ये कमेंट में लोग बोलेंगे अभी गलती से बोला रखे मैं, यार मैं क्या बोलूं उनको मैं। उफ, दोस्तों गलती से नहीं हुआ है। यहाँ पे जो सर बैठे उन्होंने 25 एसआरटी की, ज्यादा तो नहीं है। बट अब बताओ व्यूवर्स को कि 32 का क्या पढ़ना है, बताओ। सर सर जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एसआरटी आपसे मांग क्या रही है। हाँ। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का मतलब है कि आप सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करने वाले हो। अगर आपने 32 एसआरटीज, जैसे मैंने 32 करी, आपने 25 करी, अगर आपने 32 एसआरटीज में ऐसा लिख दिया है, कन्विंस कर दिया है साइकोलॉजिस्ट को कि बोले कि हाँ तू मुझे कोई भी सिचुएशन दे, मेरे रेस्पॉन्सेज बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही प्रैग्मेटिक होने वाले, तो सर वो कन्विंस हो जाएगा। अगर आपका जैसे कि सर बैट मैंने काफ़ी करे सर, 57 बैट करे सर, ओके। तो काफ़ी बैट कर दिए सर, तो सर उसको पता है वो 60 करने चाहिए, बट ठीक है। ना सर, वो एक 2-3 सर छूट गए थे सर, मैंने कहा ना सर मेरी राइटिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है सर। हाँ। हाँ तो सर हुआ क्या कि मुझे पता था बोले कि एसआरटीएस के अंदर वो क्वालिटी ऑफ रेस्पॉन्सेस पे देख रहा है कि क्वालिटी क्या है रेस्पॉन्स की, है ना, क्योंकि होता क्या है कि हम छोटी छोटी डिटेल्स मिस कर देते हैं एसआरटीएस के अंदर। हाँ। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती है जिनको हम मिस कर देते हैं, और वही चीज़ होती है कि एसआरटीएस के अंदर आपके पास में आप सर मिनी टैट बोल सकते हो आप, एसआरटी मिनी टैट कह सकते हैं सर आप उसे, कि टैट के अंदर जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो एक्सीडेंट वाली स्टोरी है वो सर एसआरटी है सर, वो बस उसके एक्शंस को लिख दो वहाँ पर, वही एसआरटी हो गई आपकी। तो सर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि आप है ना हर प्रॉब्लम को 1 बाय 1 एड्रेस कर रहे हैं। एक एसआरटी के अंदर 2 से 3 प्रॉब्लम्स होती है, उसको आप 1 बाय 1 अगर आप एड्रेस करते हो तो उससे आपका रेस्पॉन्सेज है ना हमेशा एक क्वालिटी रेस्पॉन्स निकल के आएगा। ओके, चलो गुड। अब चलो एक काम करते हैं, हमने जैसे इंटरव्यू डिस्कस किया, हमने साइकोलॉजी डिस्कस किया, ये कॉन्फ्रेंस में तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे? यस सर, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ यू प्रिपेयर्ड डिफरेंट दिस टाइम। तो सर मैंने पहला ये बोल दिया कि सर मैंने कोचिंग गए। हाँ। तो सर उन सबके सर उठ गए, उन सबके सर ऐसे नीचे थे, वो कुछ ना कुछ कर रहे थे और उन सबके सर उठ गए, लाइक कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं ये आंसर दे पाऊँ। हाँ। जबकि मैं आईयू को भी यही बोल के आया था कि मैं कोचिंग करता हूँ, और मैंने कहा था कि मैं एसएसबी साइक से कोचिंग करके आता हूँ। उनका पहला सवाल ये था कि साइकोलॉजी कोचिंग कराते? हाँ। मैंने कहा नहीं सर, सभी चीज़ की कोचिंग कराते। और फिर उन्होंने पूछा कितने दिन की होती है, कितने घंटे होती है, मैंने कहा ओके, उन्होंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम। हाँ सर पता क्या है? फिर ठीक है, कैसे दिन? तो सर कॉन्फ्रेंस में मैंने जो पहले ही बोला कि मैं कोचिंग लेके आया, सर उन सबके सर उठ गए। फिर मैंने कहा कि सर इंट्रोस्पेक्शन हुआ है, रेट्रोस्पेक्शन भी किया है सर, मैंने अपनी राइटिंग इंप्रूव करी, और तब उन्होंने कहा ठीक है ओके चलो ये कर ली। बस ये एक सवाल था, अदरवाइज तो आई थिंक कॉन्फ्रेंस वाज गुड सर। तो मतलब कहने की बात है क्लियर कट सिलेक्टेड हो, राइट? ओके, चलो देखो, अब तुमने मुझे जैसे लेक्चर की चीज़ तो बता दी, राइट, और लेक्चर के टॉपिक्स का भी तुमने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आउटडोर टास्क की बात करता हूँ। पीजीटी में तुमको कोई चैलेंजेस फेस हुए? सर एक मैं हाईलाइट करना चाहूँगा ये पॉइंट सर, कि जब जीटीओ बोलता है तो सुनना चाहिए सर। यही क्रक्स है सर, जीटीओ पूरी जो जीटीओ आउटडोर टास्क है उनका क्रक्स यही है कि जब जीटीओ आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा जो वो चाहता है आपसे। सर हमारा जो जीटीओ था उसने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस बोले, और वो बहुत तेज बोल रहे थे सर, कि सर उनकी जो बोलने का तरीका था उसमें फुल स्टॉप और कॉमन नहीं थे सर। क्योंकि वो एक बार चालू करते थे और वो खत्म करेंगे सर बात बीच के अंदर, अब तुम अपने हिसाब से देख जो मैंने बोल दिया। तो सर होता क्या है कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो तो फिर भी थोड़ा सा कॉशियस होते हैं कि क्या बोला जा रहा है, सुनते हैं थोड़ा सा, या फिर कुछ लोग कोचिंग लेके आते तो वो वैसे भी नहीं सुनते सर, कि नहीं सुनना है। बाकी रिपीटर्स के साथ सबसे ज़्यादा होता है कि वो नहीं सुनते सर। 99% चांसेस है कि रिपीटर नहीं सुनेगा इंस्ट्रक्शंस क्या दिए, क्योंकि उसको पता है क्या दिया, हाँ। वो रूल्स बता रहा है। तो सर अगर
ये सब मैंने सुना है सर। मैं बस खड़ा रहा, मैं कोशिश कर रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, मैं सुनने की कोशिश कर रहा था। और उन्होंने एक चीज़ बोली थी, बोले कि जेंटलमैन, अगर कोई टास्क कोई लड़का कर रहा है तो उसको करने देना वो टास्क। उन्होंने ये चीज़ कही और बहुत ही जल्दी कही सर उन्होंने। बहुत ही जल्दी से कह के और आगे बढ़ गए और मैंने पकड़ ली सर ये वहीं पे। मैं समझ गया था कि बोले कि सर मेरे से सर क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो सर यही कहते हैं कि सर जीटीओ के अंदर ग्रुप पहले आता है सर, टास्क बाद में। आपका ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, टास्क तो कोई बात नहीं, टास्क तो हो जाएगा टास्क। तो यही हुआ था सर। पीजीटी 1 और 2 में मैंने एक भी आइडिया नहीं दिया सर। आई वॉज सिटिंग बैक रिलैक्स कि बोले कि कोई बात नहीं, क्योंकि सबको पीजीटी 1 और 2 में आइडिया आते ही आते हैं सर। सबको आइडिया आ रखे सर, सबके पास 3 से 4 आइडिया सर, एक ही ऑप्शन को पार कर जाएगा। तो आई वॉज रिलैक्स कि चलो ठीक है, पीछे खड़े रहो, क्यों बिना फालतू भीड़ में जाना। तो सर मैं बस हेल्प कर रहा था। अगर कोई फंटा मांग रहा था फंटा दे रहा था, बल्ली मांग रहा था बल्ली दे रहा था। अगर कोई बोला लोड लेके खड़ा हो जाता तो मैं लोड लेके खड़ा हो जाता था, या फिर हाथ दे रहा था सपोर्ट कर रहा था। पीजीटी 3 में यू नो कि 70-75% बच्चों को आइडिया नहीं आने वाला। पीजीटी 3 से ही असली गेम शुरू होता है। पीजीटी 3 में ऑटोमेटिकली सर मैं अपने आप ही आगे आ गया। मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया था, मैं तो पीछे खड़ा था सर, लेकिन आइडियाज आ रहे तो अपने आप ही आगे आ गया। पीजीटी इस तरीके से बना है कि जो बोलते हैं ना प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, तो व्यूअर्स ऐसा होता है ना, जैसे जैसे टास्क आगे बढ़ेंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होती है। और जब मुसीबत आती है ना तो लीडर बाहर निकल के आ ही जाता है, कैसे न कैसे आ ही जाएगा। टास्क डिजाइन ही इसी तरीके से हुआ है। हाँ सर। तो सर पीजीटी 3 के अंदर अपने आप ही आगे आ गया सर। और सारे ऐसे समझ लो सर कि सारे टास्क का सेंटर में ही था सर। कि पास मैं कर रहा हूँ, उठा मैं रहा हूँ, बोल रहा मैं हूँ कि यहाँ बांध। हर पूरा पूरा ऐसा मतलब ग्रुप को मैं डिक्टेट करने लग गया था सर पीजीटी 3 के। फिर मुझे लगा कि यार मैं डोमिनेट तो नहीं कर रहा। तो फील आ जाता है कि सर यार डोमिनेट तो नहीं करने लगे, क्योंकि हम ही कर रहे हैं सारा। फिर पीजीटी 4 में आई वाली। तो पीजीटी 4 के अंदर आधे तक तो एज यूजुअल मैं ही था सर। फिर मैंने सोचा कि यार हाँ, कि पीछे एक लड़का था सर, उसको आइडिया आ रहे थे, उसके सुन नहीं रहा था कोई। तो सर मैंने उसको कहा, बोले कि जेंटलमैन आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, और तुम्हें अगर आइडिया आ रहा है तो तुम इम्प्लीमेंट करो। लेकिन बाकी सारे के सारा ग्रुप बोल रहा था ये कर वो करो ये करो वो करो। मैं कह रहा कि उसको करने देता जेंटलमैन, अगर उसका काम नहीं करेगा तो हम तुम्हारा देख लेंगे। यही चीज़ कर रहा था सर। पूरे ग्रुप को मैं कोशिश कर रहा था कि वो पूरा ग्रुप साथ में रहे और एक दूसरे की सुने। और जो अगर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसको पूरा कंप्लीट करने दो एक बार। अगर वो फेल हो जाता है तो इट्स फाइन, फिर हम दूसरा आइडिया इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो सर इसकी वजह से पीजीटी वाज रियली गुड। बट मुझे लगा था कि मुझे थोड़ा और करना चाहिए था। तो सर वो मैंने एचजीटी में कंपनसेट कर दिया था। एचजीटी के बाद में तो आई वाज श्योर कि मैं ग्रुप का फेवरेट हूँ। यस सर एचजीटी के अंदर तो 10 सेकंड में मुझे आइडिया आ गया था कि सर कैसे करना है सर टास्क। इतना लेट 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड, शर्म नहीं आई तुझे? तो सर मैं गया और मैंने बोला खत्म, ये तो यहाँ लगा और खत्म। खत्म। तो मेरे साथ में जो था सर, मेरे शोल्डर में इंजरी थी सर उस टाइम पे। तो बल्ली को पूरा एक एज से उठाना था। तो सर मैं सेंटर में खड़ा हूँ और मेरे से वो बल्ली लग नहीं रही है सर। तो मैंने चेस्ट नंबर 50 था सर वो। तो चेस्ट नंबर 50 को मैंने बुलाया और कहा कि चेस्ट नंबर 50, आई थिंक यू आर, सर वो मस्कुलर था थोड़ा सा। तो मैंने उसको कहा यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, आई थिंक यू शुड कम फॉरवर्ड एंड पुट दिस बल्ली एट। तो सर मैं मिडल से वापस दोबारा स्टार्टिंग लाइन पे चला गया और मैंने उसको स्टार्टिंग लाइन से मिडल में बुलाया था। और उसने वो बल्ली लगाई थी और टास्क मैं सबसे आखिर में क्रॉस करा था, इवन दो सारे आइडियाज मेरे थे। व्यूअर्स में ये यही चीज है कि हम लोग आउटडोर टास्क में लगे रहते कि मुझको ही सोल्यूशन देना है, मुझको ही देना है। बट थिंक अबाउट इट्स, जैसे राज ने एकदम सही बात बोली कि फर्स्ट इज ग्रुप। अरे कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन टास्क कंप्लीट करने से नहीं दिखता, हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग द टास्क दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कहीं ये बिहेवियर ही तो देखना चाहता है, गेम ही तो बिहेवियर ही तो देखना चाहता है। बट व्यूअर्स, चाहे तुमको बॉम्ब टास्क मिले या इजी मिले, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉम्ब टास्क वाला भी कॉन्फिडेंस आउट होता है और जिसको इजी कमांड टास्क मिला वो भी रिकमेंड होता है। बट आपको टाइम लगेगा समझने के लिए। आप लोग ऐसे भी साइट ज्वाइन करोगे देन यू गेट टू नो कि यार चीजें इतनी क्लियर थी, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा था। चलो ओके राज, अब मुझे एक बात बताओ कि चले एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि फिश मार्केट वाला, नहीं फिश मार्केट वाली सिचुएशन हुई थी, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, तुम्हारा क्या फंडा क्या है, कैसे हैंडल किया तुमने? सर फिश मार्केट में मेरा माइंड क्लियर था कि एवरीवन वांट्स टू बी हर्ड।
सब चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई सुने। बस तो सर मैंने यही फंडा आजमाया था। जो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा था, मैंने उसी को कहा कि जेंटलमैन लेट हिम स्पीक। सर जैसे ही उसने जैसे ही ऐसा बोलते हो ना कि जेंटलमैन लेट हिम स्पीक, जो चिल्ला रहा होता है ना सर, वो भी शॉक हो जाता है एक बार कि यार देखने लग गए, क्योंकि वो इसी मोटिव से चिल्ला रहा होता है कि कोई मेरी सुन नहीं रहा है, और आप अचानक से अगर सारा का सारा मोमेंटम उसकी तरफ शिफ्ट कर दोगे तो वो एक बार रुक जाता है, यार ये क्या हो गया। तो ये चीज़ हुई थी सर। तो ये चीज़ पीपीटी में करी थी सर मैंने। तो पीपीटी में तो ये काफ़ी इफेक्टिव थी सर, अब ग्रुप, क्योंकि जो चिल्ला रहा था वही हो गया, तो पूरा ग्रुप शांत हो गया था सर। तो उस वक्त मैंने बोल दिया अपना पॉइंट आराम से। और जब उसकी बारी आई जीपीई की, तो जीपीई के अंदर सर मैंने कोशिश करी कि मैं सबकी सुनूं पहले, अच्छा। अपना पॉइंट सबके सुनने के बाद में ही दूं, क्योंकि जनरली ये होता है कि सबको कुछ ना कुछ बोलना होता है। हाँ। और अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखो कि वो क्या बोलना चाह रहा है, तो सर अगर इतना तो कोई भी नहीं होता सर कि आपको ना बोलने दे सर। अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखते हो, लड़का बोलने देता है सर आपको, जो भी होता है। तो इस सर ग्रुप के साथ इतने अच्छे डायनामिक्स हो गए थे सर मेरे कि अगर मैं बोल रहा था तो ग्रुप सुन रहा था, क्योंकि मैं सुन रहा था सर ग्रुप। चलो गुड। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे लाइक एसएसबी साइट तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बट अब तुम किन लोगों को एसएसबी साइट रिकमेंड करना चाहोगे? सर मैं एसएसबी साइट उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जो एक तो काफ़ी रिपीटर्स हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अपने दिमाग में भर लिया है ये यूट्यूब से और कोचिंग से, और जिनको पता है बोले कि ऐसी होती है एसएसबी, वैसी होती है, तो उनके सबसे पहले तो उनकी क्लैरिटी आएगी सर कि हाँ ऐसी नहीं होती है एसएसबी, ये जो हम पढ़ के आए हैं ये कितना सही है और कितना गलत है। और जो फ्रेशर्स है उनको भी रिकमेंड करूँगा सर, क्योंकि सर अच्छा है कि शुरुआत में तुम्हें सही गाइडेंस मिल जाए, बिना फालतू इधर उधर घूम के आओगे तो वीडियो पहले आ जाओ। बेसिकली सबको रिकमेंड करोगे? हाँ चलो, अब मुझे एक ऑनेस्टली आई रियली वांट टू नो हाउ एग्जैक्टली एसएसबी साइट हेल्प्ड यू। सर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एसएसबी साइट का एनवायरनमेंट जो था, उसने मुझे ये लिबर्टी कुछ क्वेश्चंस पूछ चुका सर, और उन क्वेश्चन से मुझे क्लैरिटी आई सर। वो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर एसएसबी के अंदर, क्योंकि एसएसबी पूरी प्रोसेस ही ऐसी है कि वो आपके डाउट क्रिएट करती जाएगी सर। हर हर प्रोसेस के बाद के अंदर आपको कुछ ना कुछ डाउट क्रिएट हो। अगर आपका साइक खराब चल गया तो आप डाउट क्रिएट कर लो खुद के अंदर, अरे यार साइक खराब चल गया, अब कैसे रिकमेंडेशन होगा। अगर आईओ के अंदर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप खुद ही अंदर डाउट क्रिएट, अरे यार मुझे तो यही नहीं आता, मैं रहूँगा। जीटीओ के अंदर आप बोलोगे अरे मैंने तो आइडिया ही नहीं दिया, मैं कैसे रिकमेंड हो जाऊँगा। तो आप ये जो सेल्फ डाउट होता है ना सर, ये सेल्फ डाउट है ना, ये क्वेश्चन पूछने से आपका क्लियर हो जाता है। और ये सर एसएसबी साइक के अंदर मैंने सेल्फ डाउट क्लियर कर लिया कि बोले कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ पे मुझे फोकस नहीं करना चाहिए। 2 पॉइंट और 2 पॉइंट और सर, और तो सर बेसिकली तो सर ऐसा है कि जब आप साइक की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, जब आपने हमसे साइक कराई थी, तो सर आपने कुछ लिखवाई थी सर, जैसे कि आपने प्रोफेशंस लिखवाए थे कुछ, जब आपने कहा था कि सराउंडिंग्स हैं तो प्रोफेशंस है। तो सर वो प्रोफेशंस बहुत सही काम करते हैं सर कि आपके एक्शंस के अंदर। जैसे कि सर अगर कोई, जैसे कि बैंक मैनेजर, किसी ने आपकी स्टोरी के अंदर कोई आपका कैरेक्टर बैंक मैनेजर है और आपको पता ही नहीं है कि बैंक मैनेजर का काम क्या होता है। तो ये चीज़ जब आपने लिखवाई थी ना सर, तो मैंने जो भी प्रोफेशन था उसके क्या क्या फेस करता है, वो डेली चैलेंजेस क्या क्या फेस करता है, और उसकी अथॉरिटी क्या होती है, उस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकता है। अगर कोई बंदा बैंक मैनेजर बनना चाहता, कौन सा एग्ज़ाम के गो थ्रू करना पड़ेगा, और उसके डेली चैलेंजेस और उसकी जो काम होते हैं ना, वो सारी की सारी मैंने लिस्ट बनाई थी। जैसे और फायर फाइटर, टीचर, और ऐसा करके मैंने सारी की सारी एक्शंस बना लिए थे। तो इससे क्या कि हाँ इतना टाइम लगता है एक फायर ब्रिगेड को यहाँ तक लिखनी थी, और काफ़ी डिटेल एक्शंस हो गए थे सब। चलो गुड। अब राज, आखिरी क्वेश्चन, 3 एडवाइस जो तुम सारे व्यूअर्स को देना चाहो। सर फर्स्ट वन इज़ कि बी ऑनेस्ट विद सेल्फ। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सुनना ज़रूरी है, अपने आप से तो सबसे पहले ऑनेस्ट रहिए। और सेकंड इज़ कि बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। व्हेन आई से कि बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर सब कुछ आ जाते हैं कि बी अ गुड सन, बी अ गुड ब्रदर, बी अ गुड फ्रेंड, है ना।
और जो भी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, गिव यू 100%, डजंट रियली मैटर कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। और थर्ड जो मैं ये कहूँगा कि डोंट टेक स्क्रीन आउट्स एंड कॉन्फ्रेंस आउट टू योर हार्ट, जस्ट प्रोसेस। एक अटेम्प्ट आएगा और जिसमें आप रिकमेंड हो जाओगे। वेल सेड, बहुत अच्छी एडवाइस तुमने दी है। सो व्यूअर्स, आई होप कि मतलब जैसे मैंने कहा था कि ये कुछ घंटे में तो इतना सब कुछ सीखोगे तो तुमने शायद आज तक नहीं सीखा होगा। गाइस मैं आपको बताता हूँ कि यू डोंट नीड टू बी द परफेक्ट, तुमको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। भी परफेक्शन कोई स्टेज है ही नहीं, हमेशा आपसे बेटर कोई ना कोई रहता रहेगा। बट द थिंग इज आप कितना सेटिस्फाइड हो विथ वट एवर यू आर। देखा जाए राज तो एक से फुटबॉल कोच है, आप लोग शायद राज से बहुत ज्यादा कमाते होंगे, बहुत अच्छा कुछ करते होंगे, राइट? आप तो इससे अच्छा करते भी होंगे, लेकिन टर्म्स आप लोग स्क्रीनिंग बहुत बार हुए होंगे, पर ये सब चीजें मैटर नहीं करती, राइट? यू जस्ट नीड टू बी सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ। आपको 60 बाई 60 60 दिखने की जरूरत नहीं। इट्स फाइन अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इट्स फाइन एलसीडीएस क्लियर नहीं हुआ, एनडी क्लियर नहीं हुआ, इट इज ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। आपके 15 से 20 एसएसबी हो चुके हैं, इट्स फाइन। बट द थिंग इज अब जो तू अगला अटेम्प्ट देने वाला है उसके लिए तू कैसे तैयारी कर रहा है। एक होता है ना कि हम मूवीज में तो देखते हैं कि एक बंदा हारता जा रहा है, हारता जा रहा है, हारता जा रहा है, फिर भी आता ना भाई यार तू कर सकता है। पिक्चर में जब हम हीरो को देखते हैं तो हमें फील आती है कि हाँ वो कर सकता है। अरे तू भी तो अपना हीरो है अपनी पिक्चर का, तू क्यों गिर गिर के तू रुके जा रहा है? गाइस जॉइन एसएसबी साइक, बहुत कुछ सिखाऊंगा। एंड एक चीज है कि जब तुम मेहनत कर रहे हो ना, यू विल गेट टू नो कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। गाइस 25 डेज का जो पूरा हमारा प्रोग्राम है बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम है, क्योंकि एक होता है मुझे आपको बताना है, बट साथ ही साथ में उसको इम्प्लीमेंट करना और आपको क्वेश्चन भी पूछ सको, उसके लिए टाइम लगता है। वी नीड टू गिव द टाइम, राइट? और ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट रिकमेंड हो गए, यू विल लाइक तुम लोग शायद नेक्स्ट ईयर का परफेक्शन पहुंचने जाओगे, बट परफेक्शन चाहिए ही नहीं। शायद कुछ टेक्निक्स चाहिए जिससे शायद आप हो जाओगे। गाइस ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करो, राइट? मेरे ख्याल से अपने दोस्त को बिठाओ आराम से और एक साथ बैठ के देखो और समझो कि यार अगर आप में कमी कहाँ पे आ रखी, राइट? क्योंकि मेरा वैसे ये फोकस रहता है कि हमेशा मैं कंटेंट लेके आऊँगा तो मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। तो गाइस आई वुड से कि अभी पूरा इंटरव्यू आप देख चुके हो, ये आपको बहुत कुछ सिखाए। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम गाइस रन होते रहते हैं, राइट? 25 डेज प्रोग्राम है, मॉर्निंग बैच भी है, इवनिंग बैच भी है, और बहुत सारे हमारे डिजिटल कोर्सेज भी हैं। तो गाइस आप लोग डाउनलोड करो एसएसबी साइक मोबाइल एप्लीकेशन, राइट? माय टीम विल कॉन्टैक्ट यू एंड आई एम गोना help you in getting you in a right direction. Guys, subscribe to SSB Psych YouTube channel ताकि आप लोगों को और अच्छे अपडेट्स मिले। Instagram पे फॉलो करो। And as of now, as of today, हमारे 115 ऑफिशियल रिकमेंडेशंस हैं। तो गाइस रिजल्ट्स आएंगे, द क्वेश्चन इज तू कब रिकमेंड होगा? So Raj, thank you for sharing your such a good and beautiful experience with us. So with this thing, guys, My pleasure. with this thing, guys, I will put Sharma signing off for today's interview. Thank you, everyone.